दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी सेकंड के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं आज हम कि उनको कैसे सॉल्व करना है। पिछली वीडियो में मैंने सिर्फ क्वेश्चन दिए थे, इस वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो पिछली वीडियो में क्वेश्चन दिए थे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मेरा कहना तो यही है कि आप एक बार ज़रूर पढ़ के जाएँ एग्ज़ाम के लिए। जब हम एग्ज़ाम देने जाएँ तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर देख के जाएँ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं जो कि बार बार देखने को मिले हमें। तो हम बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं, एक बार एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था इसमें, डिस्कस स्टेलर्स लॉ था। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर है द फ्रैंक स्टेलिंग लॉ द हर्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन स्टॉक वॉल्यूम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। इसमें क्या करता है, हर्ट रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप बिटवीन स्टॉक वॉल्यूम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है हर्ट। फिर दूसरा पॉइंट आता है इसमें हमारा, द लॉ स्टेट्स दैट द स्टॉक वॉल्यूम ऑफ द हर्ट। जो दो ये लो स्टेट होती है वो स्टॉक कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ हर्ट को। एंड इंक्रीज इन रेप्रोराइज टू एंड इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन द वेंट्रिकल्स। ये इंक्रीज कर देते हैं वॉल्यूम ब्लड का, वेंट्रिकल्स में इंक्रीज कर देती है वॉल्यूम्स के ब्लड को। फिर उसका बिफोर कॉन्ट्रैक्शन विन ऑल आफ्टर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट होते हैं। जो कॉन्ट्रैक्शन के बाद इसके फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट होते हैं, सारे फैक्टर होते हैं जो कि कांस्टेंट होते हैं। तो ये था हमारा पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो इसके अंदर हमारा दूसरा क्वेश्चन था, ये वही वाले क्वेश्चन पेपर है जिसको हमने क्वेश्चन बताए थे जिस पेपर में। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ एंजाइना। तो हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ एंजाइना। तो टाइप ऑफ एंजाइना क्या होती हैं, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो एंजाइना इज अ टाइप ऑफ चेस्ट पेन कॉज्ड बाय द रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द हार्ट। एंजाइना क्या होता है, एंजाइना एक चेस्ट पेन होता है जो कि कॉज करता है ब्लड फ्लो के, जब ब्लड फ्लो होता है तो चेस्ट में पेन होता है जिसे हम एंजाइना कहते हैं। एंजाइना इज एन सिम्टम्स ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज। ये एक सिम्टम होता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज का। एंजाइना इज कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरस। एंजाइना को हम एंजाइना पेक्टोरस के नाम से भी बुलाते हैं। एंजाइना पेन इज आफ्टर डिस्क्राइब्ड एज सीक्वेंस प्रेशर, हैवीनेस, टायर्डनेस और पेन। ये जब हमें एंजाइना होता है तो हमें सिक्वेंसिंग होती है, प्रेशर फील होता है, हैवीनेस होता है और टायर्डनेस होता है और पेन होता है चेस्ट पे। जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एंजाइना किसे कहते हैं, जब हमारे चेस्ट में पेन होता है तो हम उसे एंजाइना कहते हैं, जिसका पूरा नाम होता है एंजाइना पेक्टोरस। तो इस वीडियो में इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। और इसके टाइप्स होते हैं एंजाइना, 3 टाइप्स होते हैं। दे आर 3 टाइप्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरस। तो पहला होता है स्टेबल एंजाइना, दूसरा होता है अनस्टेबल एंजाइना, तीसरा होता है वेरिएंट एंजाइना। तो अब हमारा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अपना कि हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या था। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन था एक्सप्लेन ड्रग एक्शन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। तो हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम था, जो ये रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम था, इसको हम रास सिस्टम भी बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, रास सिस्टम आता है, हमारा एंजियोटेंसिन सिस्टम आता है, फिर उसके बाद एंजियोटेंसिनोजन बनता है, इसके बाद हमारा एंजियोटेंसिनोजन बनता है, फिर उसके बाद एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनता है, फिर उसके बाद हमारा एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है, ये एंजियोटेंसिन सेकंड बन जाता है। फिर ये हमारा कन्वर्ट होता है वैसोकॉन्ट्रैक्शन एंड एंजियोस्टर्म में, सेकंड में एंजियोस्टर्म सेकंड में जो वैसो कॉन्ट्रैक्शन कराता है। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे बीपी हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, या फिर हमारा उसके बाद का हम देखते हैं। तो इसके बाद एंड्रीनो ग्लैंड होता है, फिर उसके बाद हम आता है एल्डिरोस्टेरोन आता है, जो कि हमारा Na+ वाटर रिवेन प्रमोट करा देता है।
फिर उसके बाद हमारा ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो हमारा बीपी भी बढ़ जाता है। तो इसको हम रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम कहते हैं। ये मैंने बोला था ना कि बहुत ही सिंपल चार्ट फॉर्म है, तो आप इसे पॉइंट वाइज ऐसे ही बना देना, बहुत ही अच्छा शो अप होगा और एग्जामिनर पर कॉपी चेक करते टाइम इफेक्ट पड़ेगा। और इसके अंदर ड्रग विच इनिवेट ऑफ रास, तो सिंपैथेटिक ब्लॉकर होते हैं, डायरेक्ट रेनिन इनिवेटर होते हैं, और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिवेटर होते हैं, ऐसे इनिवेटर, और एल्ड्रोस्टेरोन एंटेनास्टोन होते हैं, और एंजिनाटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं। तो इसमें देखिए अगर हमें इनिवेट करना है तो हम यहाँ पर अगर रेनिन को इनिवेट करना है तो यहाँ पे हम रेनिन ब्लॉकर दे देते हैं। हम अगर यहाँ पर हम रेनिन इनिवेटर देते हैं तो ये यहाँ से बनना बंद हो जाता है। तो जब हमारा रास से एंजियोटेंसिन बनता है तो उसके बाद हमारा प्रोसेस रुक जाता है यहाँ से, तो हमारा एंजियोटेंसिन फर्स्ट इसमें नहीं बन पाता है, तो ये इसको बनने से रोक देता है। तो अगर ये बनना रुक जाएगा तो ये हमारी जो इतनी भी सारी प्रोसेस थी वो सारी रुक जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा बीपी इंक्रीज हो रहा था, जहाँ पे बीपी अपनी नॉर्मल फॉर्मेशन में आ जाएगा, यहाँ से डिक्रीज हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं हमारे यहाँ पे है एस इनिवेटर। ये हैं एस इनिवेटर हैं हमारे, इस जगह पे दे रखे हैं एस इनिवेटर। तो अगर हम यहाँ पे एस इनिवेटर देते हैं तो एस इनिवेटर क्या करेंगे, एंजियोटेंसिन फर्स्ट तो बन जाएगा यहाँ पर एस इनिवेटर देते हैं, बट एंजियोटेंसिन सेकंड यहाँ पे फॉर्मेशन रुक जाएगा, जिससे कि यहाँ पे एंजियोटेंसिन सेकंड नहीं बन पाएगा। तो उसके बाद अगर ये नहीं बन पाएगा तो वैसोकॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो एंजियोटेंसिन सेकंड नहीं बन पाएगा जो कि यहाँ था। फिर उसके बाद एंजियोटेंसिन बन पाएगा, फिर एल्डोस्टेरोन नहीं बन पाएगा, फिर एन वाटर प्रमोट नहीं होगा, तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा ब्लड वॉल्यूम है जो कि डिक्रीज फॉर्म में आ जाएगा, नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। तो ये था हमारा इनलिस्ट द ड्रग एक्टिंग ऑफ रास, या फिर रेनिन बोल सकते हैं हम इसे। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो ये आपने अच्छी तरीके से आया हो, मैं समझता हूँ कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छी तरीके से। और ये क्वेश्चन हमारा 7 मार्क्स में भी इंक्लूड करने के लिए आ जाता है। अगर क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा और 7 मार्क्स में इंक्लूड करने के लिए आ जाएगा, या 10 मार्क्स में ज़रूर पूछ लिया जाएगा। तो आप इसे एक बार ज़रूर करके जाएँ, इसे 2 नंबर के अकॉर्डिंग तो करके ही जाएँ, बल्कि 7 नंबर या 10 नंबर के अकॉर्डिंग और थोड़ा पढ़ के जाएँ। मतलब ये सब पढ़ के जाएँ, से शॉर्ट फॉर्म में ना रखें, इतना तो लिख के ही आना है जिससे कि पूरा नंबर मिल सके। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था शॉर्ट नोट्स ऑफ मोड ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रेट्स। तो अब हम मोड ऑफ एक्शन देखते हैं नाइट्रेट्स का। मोड ऑफ एक्शन नाइट्रेट देखते हैं। तो सबसे पहले हम नाइट्रेट लेते हैं। नाइट्रेट हमारा कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड में, फिर वो कन्वर्ट होकर बनाता है ग्यूनाइल साइक्लोज बनाता है। फिर उसके बाद जीसी एक्टिवेट हो जाता है, जो जीसी होता है वो यहाँ पे आके हमारा एक्टिवेट हो जाता है, जो कि जीटीपी कन्वर्ट कर देता है सीजीएमपी में, फिर उसके बाद हमारा MlCK बनता है। फिर उसके बाद हमारा डायलेशन होता है, और यहाँ पे हमारा डिफॉस्फोराइलेशन होता है हमारा, जब यहाँ पे आके हमारा MlCK बनता है, फिर डायलेशन होता है। तो यही था हमारा मोड ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रेट। और मैं इससे थोड़े लेंथी वे में आपको इसकी नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में हो गया है, वैसे सही है, और बाकी मैं आपको थोड़ा सा लेंथी करके इसको दे दूंगा मैं। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या था, इनलिस्ट हाइपरटेंसिव ड्रग कॉन्ट्राइडिक्स कंट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब हम इस वाले क्वेश्चन की ओर अपने बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यही था, इनलिस्ट हाइपरटेंसिव ड्रग ऑफ कंट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये हमारा क्या होता है एजेंट एक्टिंग ऑन रास सिस्टम। ये सारा रास सिस्टम पे होता है, एक्ट करता है ये रास सिस्टम पे। फिर हमारा इसमें ड्रग्स कौन कौन से होते हैं जो कि दिए जाते हैं, जो कि लिसिनोप्राइल होता है, रोमिप्राइल होता है, बेंजोप्राइल होता है, कैटोप्राइल होता है। तो इसमें सारे जो भी आप देख रहे होंगे लास्ट में जो जिन ड्रग्स में प्राइल आता है वो हमारे प्रेगनेंसी के टाइम दिए जाते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दिए जाते हैं। और फिर इसमें आता है वाइलेवेटेड मेथाइलडोपा आर कंसिडर्ड सेफ फॉर यूज इन प्रेगनेंसी। जो ये मेथाइलडोपाट होता है जो कि प्रेगनेंसी के टाइम में सेफ रूप में दिया जा सकता है, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है।
तो ये यहाँ पे हो गया ख़त्म। तो फिर हम बढ़ते अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, राइट अबाउट थेरापूटिक इंडिकेटर ऑफ एस्ट्रोवेस्टेटिन। तो अब इसकी तरफ हम बढ़ते हैं, तो अब हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं एट्रोवेस्टेटिन इन इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ डाइस लिपिडेमिक्स इंक्लूडिंग प्राइमरी हाइपरलिपिडेमिया एंड मिक्स्ड लिपिडेमिया इन एडल्ट्स हाइपरटेंसिव लिपिडेमिया। तो ये इंडिकेटेड होता है, ट्रीटमेंट में दिया जाता है, डाइस लिपिडेमिक में दिया जाता है, और ये प्राइमरी हाइपरलिपिडेमिक में दिया जाता है और मिक्स्ड हाइपरलिपिडेमिक में एडल्ट्स में दिया जाता है। इट इज यूज्ड इन द हाइपर कैलेथ्राइजमिया में किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या था। तो हमारा अगला क्वेश्चन था डिफाइन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब यहाँ पे हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को डिफाइन करने वाले हैं। तो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर का मतलब होता है, टू टाइप्स में इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारा एक टाइप बनता है कार्डियो और दूसरा बनता है हमारा वैस्कुलर। तो कार्डियो का मतलब होता है हार्ट और वैस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स। और ये क्या करता है, इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ये कंसिस्ट करता है हार्ट के ब्लड वेसल्स को कंसिस्ट करता है, हार्ट एंड ब्लड वेसल को कंसिस्ट करता है। इट इज आल्सो नाउन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम पे वर्क करता है। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द होल बॉडी। ब्लड जो होता है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, हमारी पूरी बॉडी में ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट O2 न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। जो हमारे O2 न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको भी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। फिर इनिशियली फॉर रेस्पिरेशन, ये इनिशियल होता है रेस्पिरेशन के लिए। फिर हमारा आता है हार्ट पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी थ्रू। ये हमारा जब हार्ट होता है जो पंप करता है ब्लड को, जब हमारा पूरा बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। तो ब्लड वेसल्स में जब हमारा हार्ट ये हमारा ब्लड वेसल्स में ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये था हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। मैंने बहुत ही सिंपल वे में लिखा है, आपकी शायद समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इसे लिख रखा है, तो आप इसको भी एक बार पढ़ के जरूर जाएं एग्जाम के लिए। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को हम ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंसिव। तो वही है कि जिसको हाइपरटेंसिव के ट्रीटमेंट में जो हम ड्रग देते हैं उन्हीं को हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कहते हैं। तो इसको हम समझ लेते हैं। तो ड्रग विच इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंसिव इज नाउन एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो इसका मतलब है जो ड्रग हम हाइपरटेंसिव के ट्रीटमेंट में देते हैं उन्हीं को हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग बोलते हैं। तो दिस ड्रग यूज टू द लोअर बीपी इन हाइपरटेंसिव। तो हम इसको यूज करते हैं लोअर बीपी के उसमें से यूज करते हैं हाइपरटेंसिव के में। फिर हमारा आता है इट कैन बी ऑब्जर्व दैट मस्ट ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एक्ट बाय ईदर डिक्रीजिंग पेरिफेरल रेजिस्टेंस और डिक्रीजिंग कार्डिक आउटपुट। तो ये क्या करता है, हमारे पेरिफेरल रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर देता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर देता है और डिक्रीज कर देता है कार्डिक आउटपुट को। ये दोनों को डिक्रीज कर देता है। तब हम मतलब ये हमारे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का एक्शन होता है। तो हम इसके एक दो ड्रग्स के नाम जान लेते हैं। जो हम ड्रग देते हैं एंटी हाइपरटेंसिव में, जो हम ड्रग्स देते हैं वो हमारे होते हैं डाययूरेटिक्स देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, एस इनहिबिटर देते हैं, अल्फा ब्लॉकर देते हैं। जो अभी मैंने बताया था कि जो तो एस इनहिबिटर बताया था जो कि आगे एंजियोटेंसिन सेकेंडरी बनने देता है, तो वही वाला प्रोसेस है। फिर हमारा बीपी हाई नहीं होता है तो वही होता है एंटी हाइपरटेंसिव जो कि बीपी के फॉर्मेशन को डिक्रीज करता है, वही होता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन था हमारा राइट अबाउट एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग। तो हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट होम्योडायनामिक कार्डिक आउटपुट। तो हम इसको देखने वाले हैं कि होम्योडायनामिक कार्डिक आउटपुट क्या होता है। होम्योडायनामिक क्या होता है, मूवमेंट ऑफ ब्लड इन
मूवमेंट ऑफ ब्लड इन ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स। जो मूवमेंट होती है ब्लड की वेसल्स के थ्रू, उसको हम हेमोडायनामिक्स कहते हैं। जैसे कि ये हमारी वेसल्स हैं, ये हमारी वेसल है पूरी, और ये हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है, इसमें ब्लड बह रहा है अपने जो वेसल्स के अंदर है, जो ब्लड बह रहा है उसी को हम कहते हैं प्रेशर ऑन वॉल ऑफ वेसल्स। प्रेशर होता है इन पे, तो वही है कि मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू द वेसल्स। जब मूवमेंट होती है ब्लड की, उसी को हम होम्योडायनामिक कहते हैं। तो इसके अंदर हमारा आता है ब्लड प्रेशर। द प्रेशर एक्सट्रैक्ट बाई ब्लड टू द इनर वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। जो इनर वॉल्स में हमारा ब्लड बहता है, फ्लो करता है, उसी को हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। इट इज डिपेंडेड अपॉन द डायामीटर ऑफ ब्लड वेसल्स। डिपेंडेड होता है डायामीटर्स पे, तो लॉस ऑफ डायामीटर होता है और कॉन्ट्रैक्शन बीपी इंक्रीज होता है और मोर डायामीटर होता है और डायलेशन होता है। तो इसके अंदर हमारा इतना ही था। तो अब बढ़ते हैं हम अपनी यूनिट सेकंड के अंदर कि यूनिट सेकंड में कौन कौन से क्वेश्चन थे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था डिफाइन हेमेटेनिक्स विद सूटेबल एग्जाम्पल, कि हमारे हेमेटेनिक्स क्या होते हैं और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। हेमेटेनिक्स कैसे कहते हैं, तो दिस आर टू सब्सटेंस विच आर रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। जो सब्सटेंस हमारी रिक्वायर्ड होती हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड के लिए, ब्लड बनाने के लिए, मतलब खून बनाने के लिए जो भी सब्सटेंस रिक्वायर्ड होते हैं, और एंड आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। जो भी सब्सटेंस रिक्वायर्ड होते हैं ब्लड बनाने के लिए, उनको हम हेमेटेनिक्स कहते हैं। एंड आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, जो कि ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया में भी हेमेटेनिक्स ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया में भी दिए जाते हैं और फॉर्मेशन ऑफ ब्लड में भी दिए जाते हैं। तो हमारा एनीमिया क्या होता है, तो एनीमिया होता है हमारा इट इज लो ब्लड लेवल इन आवर बॉडी ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड और मेनली लॉस ऑफ आरबीसी। तो हमारा वही है कि जब हमारे बॉडी में ब्लड कम हो, मतलब खून की कमी आ जाती है, तो उसी को हम एनीमिया कहते हैं। तो जो हमारी ब्लड की यहाँ पे था, ब्लड फॉर्मेशन कर रहा था यही हेमेटेनिक्स। तो यही है कि यहाँ पे अगर ब्लड लो होगा, ब्लड कम हो जाएगा, खून कम हो जाएगा, तो जब हम हेमेटेनिक्स देंगे तो ब्लड बढ़ जाएगा, मतलब कि खून बढ़ाने के लिए फॉर्मेशन ऑफ ब्लड्स के लिए देते हैं, जो कि आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। तो उसी को हम हेमेटेनिक्स कहते हैं, जो कि खून की कमी में दिए जाते हैं। जब हमारी बॉडी में खून की कमी हो जाती है तो हेमेटेनिक्स देते हैं, मतलब कि एनीमिया के अंदर देते हैं, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में खून की कमी हो जाती है तो उसी को हम एनीमिया कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, एसेंशियल हेमेटेनिक्स होते हैं, दे थूज विच आर यूज्ड एज हेमेटेनिक्स। तो सबसे पहला हमारा टाइप आता है आयरन, फिर हमारा आता है विटामिन B12, फिर हमारा आता है फॉलिक एसिड। तो उसके अंदर हमें बस इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं लिखना है, क्योंकि 2 नंबर के अकॉर्डिंग इतना बहुत है। तो बस हमें इससे इतना ही बताना है, इसको डिफाइन नहीं करना है कि हम आयरन को डिफाइन करें, फिर विटामिन B12 को, फिर फॉलिक एसिड को। ये हमारा 7 नंबर और 10 नंबर में भी आ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर पढ़ना है तो हमें ये सारा कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मैंने अभी आपको 2 नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ तक बताया है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है डिफाइन कोगुलेंट विद सूटेबल एग्जाम्पल। तो हम कोगुलेंट्स को डिफाइन करने वाले। तो कोगुलेंट को ही ब्लड कोगुलेंट कहते हैं, ब्लड कोगुलेशन। तो ब्लड कोगुलेशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच ब्लड कन्वर्ट इनटू लिक्विड टू सेमी सॉलिड फॉर्म। जो हमारा ब्लड कन्वर्ट होता है लिक्विड से सेमी सॉलिड फॉर्म में, हमारा ब्लड जब कन्वर्ट होता है तो उसी को हम ब्लड कोगुलेंट कहते हैं। और हम एंटी कोगुलेंट किसे कहते हैं, दिस आर टू सब्सटेंस विच प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। ये हमारा प्रिवेंट हो गया, ये हमारा प्रिवेंट है। जो भी सब्सटेंस हमारा प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग, जो कि ब्लड क्लॉटिंग बनाता है, उसी को हम एंटी कोगुलेंट कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है एस्पिरिन कैन बी यूज्ड एज एंटी प्लेटलेट्स ड्रग। एस्पिरिन कैन बी यूज्ड एज एंटी प्लेटलेट्स ड्रग। तो एस्पिरिन इज आल्सो कॉल्ड एज एंटी थ्रोम्बिक ड्रग। एस्पिरिन को हम एंटी थ्रोम्बिक ड्रग भी कहते हैं। ये इन स्मॉल डोज एस्पिरिन ब्लॉक द प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। ये हमारा ब्लॉक कर देता है, एस्पिरिन ब्लॉक कर देता है प्लेटलेट्स को एग्रीगेशन को, जब भी हम इसे एंटी प्लेटलेट्स ड्रग भी कहते हैं। बाई इनरिवर्सिबल इनिवेशन ऑफ द प्लेटलेट्स एंजाइम। जो एंजाइम को होता है उनको इनिवेट कर देता है कार्बोक्सिलेज। प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोऑक्सिन। ये प्रिवेंट कर देता है थ्रोम्बोऑक्सिन के फॉर्मेशन, A2 के फॉर्मेशन
को। फिर एस्प्रिन प्रोलैंगस द बिल्डिंग टाइम एंड द साइड इफेक्ट रिमेन्स टू 5 to 7 days इन ब्लड। ये हमारा इफेक्ट दिखाता है 5 से 7 दिन के लिए ब्लड के अंदर। सो इट इज यूज्ड एज एंटी प्लेटलेट्स ड्रग। तो इसे हम एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अंदर हमें इतना ही लिखना है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है हमारा कंपेयर स्पेरोलेटिन एंड एमिलोराइड। इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को मैं बाद में वीडियो के लास्ट में डिस्कस कर दूंगा। तो अभी हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि जो कि अभी हमारे एग्ज़ाम बहुत ही पास हैं, तो मैं जल्दी से जो कि ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है 7 मार्क्स में भी देखने को मिल सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को जल्दी ख़त्म कराने की कोशिश करता हूं। वैसे इन दोनों क्वेश्चंस को मैं छोड़ने नहीं वाला हूं, क्योंकि ये देखे जा चुकी हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, तो मैं इनको भी कराऊँगा, बट इससे पहले मैं इसे सॉल्व करता हूँ। तो इसके ये क्वेश्चन है हमारा डिफाइन प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर विद सूटेबल एग्जांपल। इसमें हमें प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर को बताना है, तो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर क्या होते हैं? तो दिस आर यूज्ड एट ब्लड प्लाज्मा रिप्लेसमेंट इफ अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड इज लॉस्ट ड्यू टू द एक्सप्रेस हेमोरेजिया थ्रोम्बा। तो इसके अंदर हम रिप्लेसमेंट करते हैं ब्लड प्लाज्मा का, सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड के लॉस हो जाता है, तब हम प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर देते हैं प्लाज्मा के वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए। तो दिस आर हाई मॉलिक्यूलर वेट सब विच एक्सट्रैक्ट कोलिडियल ऑस्मोटिक प्रेशर। कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर से हम इसे मॉलिक्यूलर वेट्स पर एक्सट्रैक्ट कर मतलब लेते हैं प्रेशर व्हेन वी इन्फ्यूज IV रिटेन्ड फ्लूइड इन द वेस्कुलर कंपार्टमेंट। इसमें इन्फ्यूज होता है, IV रिटेन करता है वेस्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर। फिर उसके बाद आता है दे आर यूज टू करेक्ट हाइपोप्लाज्मिया, सॉरी ये थोड़ा सा गलत लेके ऐसे हाइपोप्लाज्मा है, तो दे आर यूज टू करेक्ट द हाइपोप्लाज्मा ड्यू टू लॉस ऑफ प्लाज्मा और ब्लड। जब हमारा लॉस ऑफ प्लाज्मा ब्लड होता है तो उसको बढ़ाने के लिए ये यूज करते हैं। तो मेनली यूज्ड एज ह्यूमन प्लाज्मा कैथराइजेटेड ह्यूमन। तो मेनली ह्यूमन प्लाज्मा में हम इसे देते हैं। इल्यूसिन प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर हमारा क्या आता है एक्सपेक्ट ऑस्मोटिक प्रेशर कंपेबल टू प्लाज्मा। ऑस्मोटिक प्रेशर कंपेबल करता है प्लाज्मा। फिर हमारा आता है फार्माकोडोनामिकल इनर्ट में होता है। फिर रिमेन इन सर्कुलेशन होता है। फिर उसके बाद आता है पायरोजेनिक होता है, नॉट इंटरफेयर विद ग्रुपिंग कॉस्मेटिक एंड ब्लड होता है। फिर स्टेबल होता है, स्टेबलाइज इजली होता है और चीप होता है। तो ये था हमारा प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है राइट अबाउट फाइब्रिनोलाइटिक्स विद एग्जाम्पल। इसमें हमें फाइब्रिनोलाइटिक्स को लिखना है कि फाइब्रिनोलाइटिक्स क्या होते हैं। फाइब्रिनोलाइटिक्स क्या होते हैं? दिस आर थोज ड्रग विच आर यूज टू ब्रेक द क्लॉट। जो हमारे क्लॉट करते हैं, क्लॉट को ब्रेक कर देते हैं, जो सब्सटेंस हमारे क्लॉट को ब्रेक कर देते हैं उसको हम फाइब्रिनोलाइटिक्स कहते हैं। फाइब्रिन इनसाइड द ब्लड वेसल्स, ये हमारा इनसाइड द ब्लड वेसल्स होता है। और एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। तो दिस आर ड्रग यूज टू लॉस ऑफ थ्रोम्बिक क्लॉट, वही क्लॉट जो कि ब्रेक डाउन करता है उसी को हम कहते हैं। और इसके टाइप्स देख लेते हैं। तो हमारा था स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है, क्लोरोकाइनेज होता है, एट्रोप्लेज होता है और टेक्नोलॉजी ऑफ ह्यूमन टिश्यू पर अल्टोज करता है। तो ये थे हमारे फाइब्रिनोलाइटिक्स। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन डायरेटिक्स, और दूसरा क्वेश्चन आता है एंटी डायरेटिक्स। ठीक है, डायरेटिक्स एंड एंटी डायरेटिक्स क्या होते हैं? तो हम देखते हैं कि डायरेटिक्स और एंटी डायरेटिक्स क्या होते हैं। तो हम देखते हैं कि ड्रग्स को देखते हैं। ड्रग्स मतलब डायरेटिक्स, एक साइड हम डायरेटिक्स ले लेंगे, एक साइड हम एंटी डायरेटिक्स ले लेंगे। तो हम इसको देखते हैं कि इसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारे देखेंगे सबसे पहला हम पॉइंट देखेंगे अपना कि ये ब्लड को यूरिन में कन्वर्ट करता है। जब ये ब्लड से यूरिन का फॉर्मेशन होता है ब्लड से, तो यूरिन इंक्रीज करते हैं डायरेटिक्स क्या करते हैं? यूरिन का फॉर्मेशन इंक्रीज कर देते हैं, ब्लड से यूरिन का फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? ब्लड से यूरिन का फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज करते हैं एंटी डायरेटिक्स, जो कि यूरिन का फॉर्मेशन कम कर देते हैं, वो एंटी डायरेटिक्स होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन एंड एलिमिनेशन। ये क्या कर देते हैं? प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं यूरिन के। और ये क्या करते हैं? डिक्रीज यूरिन आउटपुट कर देते हैं। ये डिक्रीज फेस में
यूरिन के आउटपुट को डिक्रीज कर देते हैं ये, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंसिव एंड अदर हार्ट डिसीज। किस किस में ये ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है? हाइपरटेंसिव में भी यूज होता है और हार्ट डिसीज में भी यूज होते हैं डायरेटिक्स। आपने देखा होगा कि जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग थे उसमें भी डायरेटिक्स आते हैं, उसके एग्जांपल में आप डायरेटिक्स दे सकते हो कि जब कोई एग्जांपल पूछे कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के एग्जांपल बताओ या नाम बताओ तो आप डायरेटिक्स भी लिख सकते हो, क्योंकि उसके भी ट्रीटमेंट ये दिया जाता है और हार्ट डिसीज के भी ट्रीटमेंट दिया जाता है। फिर इसका तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि ये किसके लिए होता है? यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ इनफिलिस में होता है, इंसिपियोडिस होता है ये भी ट्रीटमेंट होता है डायबिटीज़ में ट्रीटमेंट में दिया जाता है। तो ये इसका एग्जांपल हो गया, डायबिटीज़ ड्रग्स का एग्जांपल हो गया जो कि एंटी डायबिटिक्स होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है डिक्रीज एब्नॉर्मल फ्लूइड रिटेंशन कर देता है एडिमा में। ये क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है एबनॉर्मल फ्लूइड्स को रिटेंशंस को एबनॉर्मल फ्लूइड्स के रिटेंशन को डिक्रीज कर देते हैं डायबिटिक्स। और एंटी डायबिटिक्स क्या करते हैं? यूज्ड इन कंडीशन ऑफ बेड वेटिंग में, जो बेड वेटिंग में होते हैं उसमें यूज किए जाते हैं एंटी डायबिटिक्स। और ये क्या करते हैं? प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर का लॉस करते हैं, ठीक है, जो कि डिहाइड्रेशन कराते हैं। और देखिए हम जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इसमें क्या होता है कि ये हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, उसमें से फिल्टर होके आता है और ये यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन वाली वो है ये नेफ्रॉन होता है, यहाँ से यूरिन का सिक्रीशन होता है। और यहाँ पे देखें एंटी डायरेटिक्स, ठीक है, इस पर मैंने लिख भी रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एंटी डायरेटिक्स देखते हैं तो इसमें क्या है? दिस आर दोज ड्रग्स विच डिक्रीज द यूरिन आउटपुट बाय डिक्रीजिंग H2O एलिमिनेशन। ये क्या करते रहते हैं? ये ड्रग्स डिक्रीज कर देते हैं यूरिन के आउटपुट को जो ड्रग डिक्रीज कर देते हैं बाय द H2O एलिमिनेशन, उसी को हम एंटी डायरेटिक्स कहते हैं। और देख लेते हैं इसके, तो दिस आर दोज ड्रग विच अपोज द इफेक्ट ऑफ डायरेटिक्स। जो होते हैं ना कि मैंने बताया था, यहाँ पे मैंने बताया था आप सभी को कि डायरेटिक्स क्या होते हैं, तो बताया था ना कि डायरेटिक्स क्या होते हैं। तो डायरेटिक्स ये होते हैं ना, तो जो इसके इफेक्ट को, इन सारे इफेक्ट को अपोज करता है, अपोजिट वर्क करता है, उसी को तो हम एंटी डायरेटिक्स कहते हैं। तो वही है इसमें कि एंटी डायरेटिक्स क्या होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही लिखना है, काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने बता रखा है, तो आप भी इसे अच्छी तरीके से करके जाएं और एग्जाम में अच्छी तरीके से करें। और बाकी ये आपका 7 मार्क्स पर भी कवर कर सकता है, तो आप अच्छे से इसे ज़रूर देख के जाएँ एग्जाम के लिए। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन गोट एंड इनलिस्ट 2 ड्रग्स ऑफ इन मैनेजमेंट, ठीक है। ये भी हमारा यूनिट 3 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी हमारा इम्पोर्टेंट है, 7 मार्क्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और हमारा 2 मार्क्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं, इसको मैं बाद में वीडियो की लास्ट में ज़रूर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है डिफाइन ऑटोकोड्स, और ये वाला क्वेश्चन भी है ना हमारा, ये वाला, इसको भी मैं लास्ट में डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन डिफाइन ऑटोकोड्स, ठीक है। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कहीं ना कहीं आपका इंक्लूड होने वाला है 2 मार्क्स में, अगर आ जाए तो वहाँ भी हम इसे कर सकेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं इसे बताता हूँ, ठीक है। तो ऑटोकोड्स क्या होते हैं? तो जो हमारे ऑटोकोड्स होते हैं हमारे, ठीक है, जो हमारे ऑटोकोड्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे स्टामाइन के होते हैं, स्टामाइन की क्लास होती है ऑटोकोड्स। इसमें हम लिख सकते हैं इट इज़ अ क्लास ऑफ स्टामाइन, ऐसे भी करके लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम लिखेंगे इसमें केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन आवर बॉडी में, ठीक है, इट कम्स ऑर्डर क्लास ऑफ ऑटोकोड्स, ठीक है। इसकी क्लास में आते हैं ऑटोकोड्स। ऑटो का मतलब होता है, इसे हम डिवाइड कर लेते हैं ऑटो और कोड्स में, ठीक है। फिर जिसमें ऑटो का मतलब होता है हमारा सेल्फ एंड कोड्स का मतलब होता है रेमेडी। ये हम मुझसे गलत हो गया, सॉरी, ये रेमेडी है, ठीक है। इसका मतलब होता है रेमेडी और हीलिंग, ठीक। ऑटो का मतलब सेल्फ और कोड्स का मतलब रेमेडी एंड हीलिंग, ठीक है। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं ऑटोकोड्स, ठीक है। ये एक लोकल हार्मोन्स होते हैं, ऑटोकोड्स होते हैं लोकल हार्मोन्स होते हैं, और ये रिलीज, ये आर है ये, ठीक है। और ये रिलीज फ्रॉम द टाइजल, मतलब ये टिश्यू से रिलीज होते हैं, ठीक है। जो सेल्स का टिश्यू होते हैं उनसे ये रिलीज होते हैं, ठीक है। ऑटोकोड्स एक्ट एज द साइड ऑफ सिंथेसिस रिलीज, ठीक है, ये एक्ट करते हैं साइट ऑफ सिंथेसिस रिलीज के लिए। फिर उसके बाद आता है हमारा हिस्टामाइन।
हिस्टामाइन को हम अलग अलग भागों में डिवाइड कर लेते हैं, हिस्ट प्लस अमाइन, ठीक है। इसके अंदर ही वैसे हम ऑटो कोड्स में सिर्फ इतना यहाँ तक भी लिख सकते हैं, और आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। और ये उसमें भी आ जाएगा आपका हिस्टामिनिक एजेंट में भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखो लिख रखा है हिस्टामिनिक एजेंट, ठीक है। मैं उसी में से करा रहा हूँ, ये हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री में, ठीक है। आप उसमें भी से करना चाहें तो बहुत अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रखा है। तो उसके बाद आता है हिस्टामाइन, जिसको हिस्ट को अलग कर देते हैं, अमाइन को अलग कर देते हैं। तो हिस्ट में क्या होता है, टिश्यू होते हैं, और अमाइन में NH2 ग्रुप होता है जो कि कंटेन करता है NH2 ग्रुप्स को, ठीक है। और ये टिश्यू से रिलीज होता है, मैंने बताया था ना कि ये टिश्यू से रिलीज होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है रिलीज फ्रॉम द टिश्यू, तो ये टिश्यू से रिलीज होते हैं, ठीक है। रिलीज टिश्यू से होते हैं हिस्टामाइन, ठीक है। फिर हिस्टोन होती है जो कि इथाइलिन ब्रिज बनाता है, ये यहाँ पे इथाइलिन ब्रिज बनाता है, और अमाइन ग्रुप यहाँ पे कंबाइन होता है जो कि हिस्टामाइन होता है। और ये सर हेनरी डॉल ने 1910 में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें हमें सिर्फ बस इतना ही लिखना है, और मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा और बता दिया, आप उसे भी लिख सकते हो। वैसे आपको जहाँ तक मैंने बताया था, ठीक है, वहाँ तक भी आप कर सकते हो, सिंथेसिस एंड रिलीज तक, ठीक है। वहाँ पर भी आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। फिर हमारी आती है थर्ड यूनिट, ठीक है गाइस। तो हमारी थर्ड यूनिट का पहला क्वेश्चन है शॉर्ट नोट एंड हिस्टामाइन 5HT, ठीक है। इसमें हम एक शॉर्ट नोट लिखने वाले हैं हिस्टामाइन 5HT के ऊपर। तो हम एक्सप्लेन करते हैं अब इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हम अपना देखते हैं 5HT को, ठीक है, रिसेप्टर ऑफ 5HT, जो कि GPCR की क्लास है, ठीक है। रिसेप्टर 5HT, जिसका पहला आता है ये ऑटो रिसेप्टर होते हैं, ऑटो कोड्स में आते हैं, ठीक है। ऑटो कोड्स का पार्ट होता है 5HT, तो ये ऑटो रिसेप्टर होते हैं जो कि, ठीक है, अपने आप इनहेलिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो वो हो गया। फिर दूसरा आता है हमारा, दूसरा पॉइंट आता है इनिवेट द सेनोटेंजिक न्यूरोनल एक्टिविटी इन ब्रेन में ये इसको इनिवेट कर देते हैं, ब्रेन की एक्टिविटी को, न्यूरोनल की, ठीक है, न्यूरॉन्स की, ठीक है। फिर इसके अंदर हमारी क्लासिफिकेशन भी आ जाती है थोड़ा। 5HT फर्स्ट डे होता है जिसमें 5HT सेकंड डे होता है जिसमें 5HT 2 रिसेप्टर होते हैं, और 5HT 3 रिसेप्टर, और ये 5HT 4 रिसेप्टर भी होते हैं इसमें, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो हम इसे थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप क्लासिफिकेशन के पूरा एक्सप्लेन ही करें, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वीडियो के अंदर, बट आपका ज़रूरी नहीं कि आप सारे रिसेप्टर्स को एक्सप्लेन करें, आप एक दो को एक्सप्लेन करके छोड़ सकते हैं, बाकी के नाम भी लिख सकते हैं, बट आप जितना अच्छा करके आएंगे उतना अच्छा आपके लिए अच्छा है, तो आप पूरा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं 5HT फर्स्ट डे को। तो ये प्रेजेंट इन रफ न्यूरिक हिपोकैम्पस बीटा होते हैं, जो कि एस्पिरिन में भी एक्ट थ्रू द रिसेप्टर, जो कि एस्पिरिन होता है, ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे ये, ठीक है। एस्पिरिन में एक्ट थ्रू द रिसेप्टर, एस्पिरिन जो होता है जो थ्रू द रिसेप्टर के वर्क करता है, ठीक है। फिर हमारा आता है सेकंड 5HT सेकंड ए, ठीक है, जो कि कंसिस्ट कराता है कार्डिनल ब्लड वेसल्स को इनहिबिट रिलीज ऑफ द इन्फ्लामेटरी न्यूरोपेप्टाइड इन द सेमेप्रेटिन में एक्ट थ्रू द रिसेप्टर, ठीक है। ये रिसेप्टर की तरह वर्क करता है और इन्फ्लामेटरी न्यूरोपेप्टिडाइन को इन्हिबिट कराता है, ठीक है। फिर हमारा आता है 5HT 2 रिसेप्टर, जिसमें स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो कि प्लेटलेट्स एग्रीगेशन कराता है और न्यूरॉन एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और कीटोन सेरन ब्लॉक द रिसेप्टर करता है, ठीक है। फिर हमारा आता है 5HT रिसेप्टर आता है, ठीक है। अब 5HT 3 रिसेप्टर में हम क्या देखते हैं, ये क्या होता है, लिगेंडेड सोडियम एंड पोटेशियम आयन होता है, ठीक है, जो कि डिपोलराइजेशन न्यूरॉन बाय द गेटिंग कंटेंट चैनल होता है, ठीक है। फिर हमारा आता है 5HT रिसेप्टर, जो कि लास्ट है, जिसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है CNS का और PNS का और ENS का, ठीक है, जो कि इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इसमें डिफाइन प्रेस्टोग्लैंडिन, ठीक है। अब हम इसको देखने वाले हैं कि प्रेस्टोग्लैंडिन क्या होता है। वीडियो हमारी कुछ ज़्यादा ही लेंथी हो रही है, तो मेरा सोचना यह है कि अगर हम इस क्वेश्चन को अगली वीडियो में देखें, सॉल्व करें, तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा ही लेंथी होती जा रही है, लंबी होती जा रही है। तो हम जो बाकी के क्वेश्चन रह गए, हमारे यूनिट 3 का भी ये सिर्फ एक क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चन रह गए हम, जैसे यूनिट 3 के हैं, फिर हमारे यूनिट 4 के क्वेश्चन हैं, और हमारे फिर ये यहाँ तक यूनिट 4 के क्वेश्चन हैं, फिर हमारा आता है यूनिट 5 के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हम इनको देखने वाले हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपकी बहुत जल्दी आ जाएगी, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि अभी हमारे एग्ज़ाम बहुत ही पास आ
चुके हैं, तो हमें अपने अच्छी तरीके से स्टडी करनी है, फोकस करना है स्टडी पे। आप इन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करा रहा हूँ, आप इन क्वेश्चंस को एक बार एग्जाम के लिए ज़रूर पढ़ के जाएँ, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग आपके आने ही वाले हैं, लगभग क्या, क्योंकि बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आने ही आने वाले हैं ये क्वेश्चन, तो ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को भी एक बार ज़रूर देख के जाएँ, ठीक है। तो आपको इन सबको पढ़ना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा है अपना फार्माकोलॉजी सेकंड का, ठीक है, टॉपिक पढ़ा है। वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं यूनिट 1 के, ठीक है। यूनिट 1 क्या, यूनिट 1 से यूनिट 3 तक इसमें कवर किया है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन था, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ हमने इतना ही देखा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें वीडियो को, ठीक है। और सब्सक्राइब चैनल को कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपके पास और भी जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आ जाए और आप उन वीडियो को भी देख सकें, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ठीक है। धन्यवाद।